अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन अंतिम घंटे में बाजार अपनी पूरी बढ़त गंवाकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स लाल निशान में और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से बाजार में दूसरे हाफ के बाद गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 14 अंक की गिरावट के साथ 50,637 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त के साथ 15,208 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में बैंक शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। बैंक निफ्टी 282 अंक टूटकर 34,700 के नीचे बंद हुआ। टॉप लूजर्स में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आरआईएल, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी और आईटीसी शामिल रहे। हालांकि मेटल शेयरों में तेजी रही। एशियन पेंट्स, टाइटन और बजाज फिनसर्व आज के टॉप गेनर्स रहे। सेंसेक्स 30 के 21 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं, जबकि 9 लाल निशान में बंद हुए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू करने की डेडलाइन को 15 दिन आगे खिसका दिया है। यानी कि अब 15 जून 2021 से देश में गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग जरूरी होगी। 15 जून से ज्वेलर्स जरूरी होगी। 15 जून से ज्वेलर्स सिर्फ हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी बेच सकेंगे। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सरकार से हॉलमार्किंग लागू होने की 1 जून की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। हॉलमार्किंग के नियम लागू होने के बाद सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वेलरी ही बिकेगी। हॉलमार्किंग में BIS की मुहर, कैरेट की जानकारी होगी। साथ ही ज्वेलरी बनाने के साल और ज्वेलर का नाम भी दर्ज किया जाएगा। BPCL 2 गैस कंपनियों पेट्रोनेट, LNG और IGL में प्रमोटर का दर्जा छोड़ने के लिए अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच सकती है। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है। ऐसा करने से BPCL के नए मालिक को इन दोनों गैस कंपनियों के लिए ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं होगी। BPCL के पास भारत के सबसे बड़े LNG इंपोर्टर पेट्रोनेट में 12.5% और IGL में 22.5% की हिस्सेदारी है। BPCL दोनों लिस्टेड कंपनियों की प्रमोटर है और बोर्ड में भी शामिल है। आपको बता दें कि BPCL के विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। सरकार कंपनी में अपनी 52.98% की पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NCLT के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत उसने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को कपिल वधावन के प्रस्ताव पर विचार करने का आदेश दिया था। NCLAT ने आदेश पर रोक लगाते हुए ये भी कहा है कि पिरामल ग्रुप के प्रस्ताव जिसे लेंडर्स की मंजूरी मिल चुकी है उस पर NCLT के आदेश का असर नहीं होगा। COC एडमिनिस्ट्रेटर और पिरामल ग्रुप का दावा है कि वधावन के प्रस्ताव को मंजूरी देने से IBC का मकसद खत्म हो जाएगा। पिछले हफ्ते ही NCLT ने COC को निर्देश दिया था कि वो कपिल वधावन के रीपेमेंट प्रपोजल पर विचार करे। DHFL का रेजोल्यूशन नवंबर 2019 से ही चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित इकोनॉमी को उबारने के लिए केंद्र सरकार सबसे प्रभावित सेक्टर्स के लिए प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय कोविड से बुरी तरह प्रभावित टूरिज्म, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी जैसी इंडस्ट्री में तेजी लाने के लिए प्रस्ताव पर काम कर रही है। इसमें स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज को भी शामिल किया जा सकता है। अभी इस प्रस्ताव पर प्रारंभिक स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। इस प्रस्ताव की घोषणा को लेकर कोई टाइमलाइन तय नहीं हुई है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने प्रवक्ता ने इस बारे में प्रतिक्रिया देने से अभी इनकार कर दिया। ब्रोकरेज फर्म बर्कलेज ने मौजूदा वित्त वर्ष के GDP ग्रोथ के अनुमान में 0.8% की कटौती की है। बर्कलेज के अनुमान के मुताबिक 2021-22 वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। बर्कलेज ने GDP ग्रोथ के अनुमान में ये कटौती कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते की है। बर्कलेज का कहना है कि दूसरी लहर अनुमान के अधिक खतरनाक निकली है। ब्रोकरेज फर्म ने इस महीने में दूसरी बार GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया है। इससे पहले बर्कलेज ने इसे 3 मई को 11% से घटाकर 10% किया था। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक वैक्सीनेशन की धीमी गति और देश के कई हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी पर नकारात्मक असर पड़ेगा। देश का GDP ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर के चौथे क्वार्टर यानी जनवरी-मार्च तिमाही में 1.3% रह सकती है। SBI की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP में लगभग 7.3% की कमी आ सकती है। NSO तिमाही और पूरे साल का GDP ग्रोथ का आंकड़ा 31 मई को जारी करेगा। SBI ने 41 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के साथ एक नाउकास्टिंग मॉडल तैयार किया है। इसमें इंडस्ट्री एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े इंडिकेटर्स शामिल हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.3% जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के साथ भारत अभी तक अपने जीडीपी आंकड़े जारी करने वाले 25 देशों में 5वीं सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगा। भारती एयरटेल ने कहा है कि वो 5G सर्विस के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने अपने नेटवर्क की क्वालिटी सुधारने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने की भी घोषणा की है। कंपनी ने कर्नाटक में 11.2 मेगाहर्ट्ज और तमिलनाडु में 5 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जोड़ा है। दोनों स्पेक्ट्रम 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में है, जिसे 2G स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कंपनी ने कहा है कि उसके पास अब 2300, 2100, 1800 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है और वो हाई स्पीड की डेटा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। साथ ही उसका नेटवर्क 5G सेवाओं के लिए भी तैयार है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला आज भी जारी रहा। अब मुंबई में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर के बेहद करीब पहुंच चुका है। तेल कंपनियों ने इस महीने कीमतों में 13वीं बार बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में पेट्रोल का भाव 93 रुपए 44 पैसे और डीजल का भाव 84 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 99 रुपए 71 पैसे हो गया है। वहीं डीजल के लिए आपको 91 रुपए 57 पैसे चुकाने होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपए को पार कर चुकी हैं और अब मुंबई में भी पेट्रोल का भाव 100 रुपए के बेहद करीब आ गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान यास तेजी से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा सरकार ने निचले इलाकों और बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा तथा जगत सिंहपुर जिलों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और भद्रक जिले में हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हवा की रफ्तार बालासोर तक बढ़ेगी। ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल में भी हवा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगली सूचना तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी कल तक के लिए कई पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। तूफान यास के कल यानी बुधवार तक ओडिशा के पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराने की आशंका है। इससे पहले ही कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में आज तेज बारिश रही है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। यास कल रात से खतरनाक होना शुरू हो गया है। एनडीआरएफ ने पूर्वी मेदिनीपुर और दीघा के कई इलाके कल ही खाली करवा लिए थे। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र तट से टकराने के पहले यास काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। समुद्र तट से गुजरने के बाद कल दोपहर तक इसका असर और बढ़ने की आशंका है। तूफान को देखते हुए बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स और नावें रिजर्व कर रखे हैं। नादा स्टिंग मामले में सीबीआई को आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शुभन चटर्जी को हाउस अरेस्ट में भेजा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा मामला अब हाई कोर्ट के 5 जजों की बेंच ही देख रही है। सभी पक्षों को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य की अराजक परिस्थितियों पर दलील दी। उन्होंने कहा कि 17 मई को मुख्यमंत्री खुद सीबीआई के ऑफिस में आकर बैठ गई। महाराष्ट्र सरकार ने अब उन 18 जिलों में होम आइसोलेशन बैन कर दिया है जो कोविड-19 रेड जोन में हैं। जिला प्रशासन को इन जिलों में कोविड केयर सेंटरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी इन जिलों में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे अब घर में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसे क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य के 18 जिलों में अब होम आइसोलेशन की सुविधा खत्म करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के उन जिलों में होम आइसोलेशन की सुविधा बंद की गई है जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। कोरोना से जंग लड़ रहे महाराष्ट्र में अब ब्लैक फंगस भी अपना कहर बरपा रहा है। राज्य में ब्लैक फंगस से अभी तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा पुणे में 27 लोगों की मौत हुई है। इससे नांदेड़ में 22 और मुंबई में 5 लोगों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि राज्य में ब्लैक फंगस के 2245 मामले हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों का राज्य के अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। लखनऊ में सीवेज में कोरोना वायरस के मिलने की बात सामने आई है। शहर के 3 जगह से लिए गए सैंपल में से एक सैंपल में वायरस मिला है। अब पानी में फैले वायरस का मनुष्य पर कितना असर होगा, इसका अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन एसजीपीजीआई का माइक्रोबायोलॉजी विभाग कर रहा है।
एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च स्टडी शुरू की है। इसमें देश भर के अलग अलग शहरों में पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सैंपल जुटाए जा रहे हैं। एसजीपीजीआई के मुताबिक सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और आईसीएमआर को उस रिपोर्ट को भेजा जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। आज अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 2 लाख से कम कोरोना केस मिले हैं। 14 अप्रैल के बाद ये पहली बार है जब 2 लाख से कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लेकिन कोरोना से मौत की रफ्तार कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,511 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 3,26,850 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 26 लाख से कम हो गई है। इस बीच सरकार ने साफ किया है कि अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर गंभीर असर होगा। अब तक कहा जा रहा था कि इससे बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1568 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये 30 मार्च के बाद से एक दिन में सबसे कम केस हैं। 30 मार्च को 992 केस की पुष्टि हुई थी। इसी के साथ शहर में संक्रमण दर 2.14% पर पहुंच गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 156 मरीजों की कोरोना से जान गई है और 4,251 मरीज रिकवर हुए हैं। इस समय शहर में 21,739 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में अब तक 13,74,682 लोग ठीक हुए हैं और 23,565 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली सरकार गरीबों, खासकर निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग बच्चों के लिए राशन उपलब्ध कराने की अपनी नीति को तेजी से अंतिम रूप देगी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी के उस बयान पर की जिसमें उन्होंने कहा कि गरीबों को राशन और भोजन उपलब्ध कराने की सरकार नीति बना रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि महामारी के दौरान गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही पूरी दिल्ली में करीब 240 सेंटर खोले जाएंगे। राशन बिना किसी पहचान पत्र के उपलब्ध कराया जाएगा। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। बोर्ड मौजूदा प्रणाली के अनुसार कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा। साइंस और जनरल स्ट्रीम की परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने ये जानकारी दी है। पहले पार्ट में साइंस स्ट्रीम के 50 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। दूसरे पार्ट में 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी, जिसके लिए 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आर्ट्स के लिए 100 नंबरों की डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी। परीक्षार्थी को उसके स्कूल से नजदीकी परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। एक क्लास में 20 छात्र ही परीक्षा दे सकेंगे। टूल किट पर ट्विटर को केंद्र की सख्त हिदायतों के बीच अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने नई मुसीबत आ गई है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइंस जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। ये डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक नहीं बताया है कि इसे लागू किया गया है या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है। इस बीच फेसबुक ने कहा है कि वो नियमों का पालन करेगी, साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। फेसबुक ने यह भी कहा है कि नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है। कांग्रेस ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के 11 मंत्रियों के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने 11 नेताओं के ट्वीट भी ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजे हैं और कहा है कि नेताओं पर एक्शन लिया जाए। कांग्रेस ने बीजेपी के जिन मंत्रियों के नाम की लिस्ट ट्विटर को भेजी है उनमें पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने फायदा उठाने के लिए फर्जी टूल किट तैयार किए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के काला दिवस पर कांग्रेस दो फाड़ होती हुई दिख रही है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर किसान संगठन कल काला दिवस मनाएगी। किसानों ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों, गाड़ियों, सोशल मीडिया पर काला झंडा लगाकर कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। आज किसान के समर्थन में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर के ऊपर काला झंडा लहराया। ऐसा करके
सिद्धू ने एक बार फिर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती दी है। अमरिंदर सिंह पहले ही किसानों से अपील कर चुके हैं कि कोरोना काल में किसान आंदोलन ना करें और वो संक्रमण के सुपर स्प्रेडर ना बने। बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र और बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि सियासी हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि इसके जरिए लोगों को राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी गठित करने और दोषियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को भी पार्टी बनने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 7 जून को इस याचिका पर फिर सुनवाई होगी। बंगाल में 2 मई को चुनाव रिजल्ट आने के बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। जयंत चौधरी को आरएलडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग में यह चुनाव हुआ। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने 26 मई को किसानों के समर्थन में धरना देने का फैसला किया है। उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों से इसमें शामिल होने की अपील की है। चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु के बाद से पद खाली था। अब उनके बेटे जयंत चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। जयंत चौधरी तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। जयंत के दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने पार्टी की स्थापना की थी। अब जयंत की परीक्षा होगी कि वो पुराने समीकरणों को साध कर कैसे नए सिरे से पार्टी को खड़ा करते हैं। जी बिजनेस ने कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि विक्रम वेधा की रीमेक का शूट जून से शुरू होने की तैयारी है। अब इनसाइड स्टोरी है कि फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और सैफ अली खान बनारस में शूटिंग करेंगे। फिल्म में ऋतिक एक लोकल गैंगस्टर के रोल में होंगे, जिसके लिए उन्हें 4 अलग अलग लुक दिए गए हैं। हमेशा फिट दिखने वाले ऋतिक इस फिल्म में तोंद के साथ लुंगी पहने हुए दिखाई देंगे। उन्होंने मेकर से कहा है कि उन्हें ऐसा ड्रेस दिए जाएं जिसमें बनारस के युवा अक्सर नजर आते हैं। फिल्म के बड़े एक्शन सीन लखनऊ की पॉपुलर लोकेशन पर भी फिल्माए जाएंगे। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा चुके रणवीर सिंह को एक बार फिर ऐतिहासिक विलेन का रोल ऑफर हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो अपकमिंग फिल्म सीता के डायरेक्टर अलौकिक कौशिक ने उन्हें रावण के किरदार के लिए अप्रोच किया है। कहा जा रहा है कि रणवीर को कहानी पसंद आई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए हामी नहीं भरी है। बाहुबली फेम राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद की लिखी इस फिल्म के लीड रोल के लिए आलिया भट्ट और करीना कपूर के नामों पर चर्चा चल रही है। रणबीर कपूर और डायरेक्टर इम्तियाज अली तीसरी बार साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों ने रॉकस्टार और तमाशा में साथ काम किया था। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो इम्तियाज ने रणबीर को 2 फिल्मों के लिए अप्रोच किया, जिनमें से एक के लिए उन्होंने लगभग हामी भर दी है। रणबीर को ऑफर की गई 2 फिल्मों में से एक विवादित संगीतकार अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है, जबकि दूसरी सुसाइड के मुद्दे पर बेस्ड सोशल ड्रामा है। रणबीर ने इसमें से कौन सी फिल्म साइन की है, ये खुलासा अभी तक नहीं हुआ। अमेजन प्राइम वीडियो की अपकमिंग वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 को लेकर विवाद गुजरते दिन और गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया में सीरीज के बायकॉट की मांग शुरू हुई है। विवाद धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले रहा है। डर ये भी है कि विवाद अधिक बढ़ा तो दक्षिण भारत का तांडव बन सकता है। इसलिए समय रहते सचेत मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर अपनी सफाई दी है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमारी क्रिएटिव और राइटर टीम के कई सदस्य तमिल भाषी हैं। तमिल लोगों के लिए हमारे मन में अपार सम्मान और प्यार है। लोगों से गुजारिश की गई है कि रिलीज होने तक इंतजार कीजिए। आप जब देखेंगे तो इसकी तारीफ करेंगे। बिग बॉस फेम टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी को अरेस्ट करने की मांग उठ रही है। ट्विटर पर #अरेस्ट युविका चौधरी लगातार टॉप ट्रेंड कर रहा है और लोग एक्ट्रेस को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ट्रोलिंग का शिकार होते देख एक्ट्रेस ने तुरंत अपनी गलती की माफी मांग ली है। दरअसल हाल ही में युविका ने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें युविका ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं और उन्हें अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम 2 जून को इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसके लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों को 19 मई तक मुंबई में बने बायो बबल में एंट्री के लिए कहा है। वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे समेत कुछ खिलाड़ियों को बोर्ड ने शर्त के तहत 24 मई तक एंट्री की इजाजत दी है। सोमवार को ये खिलाड़ी भी बायो बबल में एंट्री कर चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई प्रोटोकॉल को लेकर सख्त है और इन्हें 19 मई को क्वारंटाइन हुए खिलाड़ियों से मिलने या उनके साथ वर्कआउट करने की इजाजत नहीं दी गई। आखिरकार बीसीसीआई 2020 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली महिला टीम को प्राइज मनी देने के लिए राजी हो गया है। बोर्ड से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को $5 लाख यानी करीब 3 करोड़ 64 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली थी। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में
खुलासा किया था कि भारतीय बोर्ड ने फाइनल में पहुंचने वाली महिला टीम को प्राइज मनी का भुगतान नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए मैचों के लिए पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपना नाम वापस ले लिया है। वे ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गए। अफरीदी ने सोशल मीडिया पर चोट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रेनिंग के दौरान कमर के निचले हिस्से में दर्द का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों की सलाह ली। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है। पीएसएल के बचे हुए 20 मैच 5 जून से अबू धाबी में शुरू होंगे। पीसीबी और संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच करार हो चुका है। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लगातार एक्शन में है। टीम ने घटना का रिक्रिएशन किया है। 1 घंटे तक जांच पड़ताल करने के बाद टीम उन्हें लेकर वापस आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सुशील लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। सुशील ने कहा कि स्टेडियम में पहलवानों की लड़ाई हो रही थी और वे बस मामले को शांत कराने गए थे। वहीं सुशील को नार्दर्न रेलवे ने उनके पोस्ट से सस्पेंड कर दिया है। वे नॉर्दर्न रेलवे में सीनियर कमर्शियल मैनेजर पद पर थे। फ्लाइंग सिक 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुए थे और अपने घर पर ही क्वारंटाइन थे। उनके बेटे और गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने बताया कि पिता की हालत स्थिर है। सेहत से संबंधित सभी जरूरी चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जीव मिल्खा ने बताया कि उनके पिता काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। वो 1 दिन पहले ही कुछ खा नहीं रहे थे, इसलिए परिवार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का मन बनाया ताकि अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में वे रह सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत बायोटेक को अपने कोवैक्सीन टीके को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध कराने को लेकर और अधिक जानकारी देनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर जारी एक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पेश की है। इस संबंध में और अधिक जानकारी की जरूरत है। इस बीच भारत बायोटेक ने सरकार को बताया है कि वो 90% दस्तावेज पहले ही WHO के पास जमा करा चुके हैं। बाकी दस्तावेज जून तक जमा कराए जाने की उम्मीद है।